इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ जब हम एग्जाम देते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको जीएस बहुत ज़्यादा पसंद है उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। आज के इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही डिकोड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे जीएस का आंसर मैक्रो इकोनॉमिक्स के आंसर से डिफरेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने टेस्ट सीरीज में या क्लासेस में देखा, कॉपीज में वो सिमिलर आंसर लिख देते हैं, मतलब जो जीएस का आंसर है वही सेम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के आंसर्स में दिख जाता है। मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बताता हूं। जीएस में जो चीज पूछी जाती है वो ये है व्हाट इज हैपनिंग, और इकोनॉमिक्स ऑप्शन के मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पूछा जाता है थ्रू विच मैकेनिज्म इज इट हैपनिंग। मतलब कोई भी घटना हो रही है वो जीएस का आंसर है, पर कोई भी घटना के पीछे होने का कारण मैकेनिज्म वो आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शन के मैक्रो में लिखना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, पॉलिसी इवैल्यूएशन है, ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होती हैं और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, हर बार क्वेश्चंस में देखा गया है और चीजें हमने इस तरह से भी देखी हैं कि घुमा फिरा के मिक्स करके भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का अगर आपको, जैसा कि मैंने पिछले दो वीडियो, ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेग्रीगेटेड पीवाईक्यूज आपके लिए करें। मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू अगर आप खोल के ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आपको चीजें समझ में भी आएंगी। और अगर नहीं भी है तो आप इस वीडियो के बाद पीवाईक्यू ले लेना सपोर्ट नंबर से और फिर उसके बाद आप इसको कनेक्ट करके देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Why मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट मिस रिटन एरिया? द रीजन इज सिंपल। मैंने आपको बताया ऑप्शनल की मैक्रो और जीएस की मैक्रो में डिफरेंस है। ऑप्शनल की मैक्रो थ्योरी और आगे चीजों ग्राफ्स में जाती है, वहीं जीएस की मैक्रो जो है वो सुपरफिशियल लेवल पे ही आपसे समझती है कि इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या चल रही है। ठीक है, अब ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना वो जीएस स्टाइल मैक्रो का आंसर लिख देते हैं। अब जीएस स्टाइल मैक्रो का आंसर क्या है? जैसे व्हाट इज आईएसएलएम और व्हाट इज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को लेते हैं, इन्फ्लेशन जीएस में भी आता है और मैक्रो में भी आता है। तो इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो जब जीएस में पूछा जाएगा तो वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड चीजें पूछ ली जाएंगी, लाइक व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड हाउ द सप्लाई एंड डिमांड फंक्शंस इन द इकोनॉमी, लाइक अ सिंपल सेंस। बट वहीं सेम इन्फ्लेशन का क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा कि इन्फ्लेशन कनेक्टेड विथ फिलिप्स कर्व, ट्रेड ऑफ विथ अनएम्प्लॉयमेंट, और इन्फ्लेशन विथ एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड रियलिटी, और वी कैन से इन्फ्लेशन विच इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन रिलेटेड टू एलएम कर्व। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट व्हाइल राइटिंग मैक्रो आंसर। अब यहां पर यही डिफरेंस है, जनरली स्टूडेंट जीएस के हिसाब से पढ़ लेते हैं पर सवाल मैक्रो के हिसाब से होता है। ठीक है, यूपीएससी का जो ऑप्शन होता है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप मॉडल बेस्ड रीजनिंग दो। मतलब जैसे आईएसएलएम कर्व है उसमें एलएम कर्व फ्लैट हो गया तो कौन सी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो गई, ये होता है मॉडल बेस्ड रीजनिंग जो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है। अब यहीं पर मार्क्स लॉस्ट होते हैं, कहां पे होते हैं? पुअर स्ट्रक्चर में। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आंसर राइटिंग का पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ। नॉट लैक ऑफ नॉलेज में, मतलब जो भी चीज हम समझा रहे हैं या तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्लियर कट नहीं समझाया, प्रॉपरली लेबल्ड नहीं है, या फिर सिर्फ हमने ग्राफ बना के छोड़ दिया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, वहीं पर आपके मार्क्स का नुकसान होता है। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो मैक्रो है ना, इट्स इवैल्यूएटेड फॉर कोहेरेंस नॉट कवरेज। मतलब कितना आपने पढ़ा हुआ है उससे नहीं फर्क नहीं पड़ता, कोहेरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ये तीनों चीजों के देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ थ्योरी का जानना जरूरी नहीं है, थ्योरी का इम्प्लीकेशन, थ्योरी की एम्पेरिकल एविडेंसेस उसके साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है, वो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल में होता है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। बट वहीं मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी नहीं है, बहुत हद तक रिस्ट्रिक्शंस है। तो जितने मॉडल हैं वो अजम्पशंस के साथ चलते हैं, और अगर आप अजम्पशंस को इग्नोर कर देंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसी के लिए अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो एक मैंने ना टेस्ट बनाया है। वो टेस्ट 50 से 55 क्वेश्चन का है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है। उसमें पूरी आपकी प्रिपरेशन को डायग्नोसिस किया जाता है, मतलब आंसर राइटिंग में आपकी क्या पोजीशन है, करंट अफेयर्स में क्या है, सिलेबस में क्या है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, आंसर राइटिंग में आप किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो, कौन से एरियाज है जहां पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। 10 मिनट्स चाहिए आपके बस। अगर आप उस टेस्ट को देने के लिए रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में रेडी लिख देना,
मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10 मिनट्स लगेगा और एक बड़ी सी रिपोर्ट आपके पास जनरेट होगी। वो रिपोर्ट का सैंपल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड अभी कर सकते हैं। उससे आपको क्लियर कट हो जाएगा कि कौन से एरियाज है जहां पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। दिस इज नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। कैसा आता है क्वेश्चन, ठीक है। यूपीएससी क्या करता है, एप्लीकेशन को टेस्ट करता है, एक्सप्लेनेशन को नहीं। जैसे मुझे कीन्स आता है, मैं कितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, ये यूपीएससी नहीं चाहता। यूपीएससी चाहता है कि अगर मैंने न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स और कीन्स की बात की है तो आप कितने अच्छे से अप्लाई कर सकते हो उनकी थ्योरी टू आ इकोनॉमिक क्राइसिस। लाइक फॉर एग्जांपल कोविड-19 प्रॉब्लम सभी की जगह इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अनदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। 1929 ग्रेट डिप्रेशन एक और प्रॉब्लम थी। तो कीन्स बॉर्न आउट ऑफ लाइक अ क्राइसिस, वो कोई आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं थी मार्क्स की तरह कि वो लड़ रहे थे कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, नहीं। 1929 में जब क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बताया कि जो मार्केट फेलियर है वो सेल्फ करेक्टिंग है, पर वो सेल्फ करेक्टिंग हुआ नहीं। मतलब मार्केट जो था, जो कि एफिशिएंट माना जाता था और माना जाता था कि वो सेल्फ करेक्टिंग है और अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुंच जाएगा, जब वो नहीं पहुंचा तब कीन्स ने कहा कि ये प्रॉब्लम है और यहां पर इंटरवेंशन की जरूरत है। देन कीन्स इंटरवीन्ड इन द इकोनॉमी वाया गवर्नमेंट स्टिमुलस। तो वही सेम चीज हमने देखी कोविड-19 में। क्या किया सरकार ने, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम, स्टिमुलस, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन। इसी तरह से जब आप पढ़ोगे तो अब आपको चीजें क्लियर होंगी। फिर क्या हुआ, कीन्स अप्लाइड। तो 1929 से 1950s, 60s, इवन 70s तक सब इकोनॉमी आंख बंद करके कीन्स का डिमांड इन्वेस्टमेंट मॉडल को इंप्लीमेंट कर रही थी। फिर मॉनेटरिज्म केम, क्यों, क्योंकि 1970s में प्रॉब्लम आई कि ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ स्टैग्नेंट है और इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, जिस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मतलब इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट एंड इन्फ्लेशन इज देयर। तो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन के लिए मॉनेटरिस्ट आए और मॉनेटरिस्ट ने कहा कि इट्स अ पॉलिसी फेलियर। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिमांड में इन्वेस्ट करते जाओगे और डेफिसिट को मोनेटाइज करते जाओगे तो आप बच जाओगे, नहीं, इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर, दैट्स व्हाट मॉनेटरिस्ट सेड। तो ये होती है आपकी नॉलेज की एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन एलएम कर्व ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक of a country during the capital mobility and the impact on depreciation or impact of Federal Reserve's interest rate and India's capital outflow. Discuss under what condition Mundell-Fleming model says capital mobility of labor. तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, यही है। अब इसमें क्या होगा, इसमें डेफिनेशन लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। वो आपसे अज्यूम कर रहे हैं कि डेफिनेशन आपको ऑलरेडी आती है ना। मॉडल्स जो है वो टूल है, मतलब मॉडल यूज करके आप ऐसा नहीं बता सकते कि हाँ आपने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं, मॉडल टूल्स है। टूल्स क्या होते हैं, जैसे हम लड़ाई करते हैं, जंग लड़ते हैं, तो हथियार होते हैं, बंदूक होते हैं, गोला बारूद है, मिसाइल है, वो सब टूल्स है, पर उसको लेके कंक्लूजन होता है, उसको लेके एक स्ट्रेटेजी होती है। तो वही जो होते हैं वो यहाँ आंसर राइटिंग में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और यही आर्ग्यूमेंट्स आपके मार्क्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो राइटिंग ऑल मॉडल्स विदाउट लिंकिंग देम फेचेस लो मार्क्स। अभी मैं आपको और लिंक करके बताऊंगा, ठीक है। ग्रोथ की थ्योरी की बात करते हैं। हाउ यूपीएससी एक्सपेक्ट्स आंसर। तो ग्रोथ का वैसे भी मॉड्यूल अलग है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहीं ना कहीं ग्रोथ से कनेक्टेड है। तो उस सेंस में क्या है, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है, स्पेशली ग्रोथ थ्योरीज जो मैं आपको बताऊं, वो मैकेनिज्म का पार्ट है। मतलब कैसे एक इकोनॉमी एक जगह से दूसरी जगह आती है, वो मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करवाते हैं और किस तरह से आती है वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ थ्योरी की बात करें, हर्शमैन की अनबैलेंस्ड अप्रोच, वैसे ही नक्स की बैलेंस्ड अप्रोच, वैसे ही रॉस्टो की 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो ये मैकेनिज्म बताती है एक इकोनॉमी की ग्रोथ की। अब यहां पे फोकस करते हैं किस तरह से। 3 ग्रोथ के मॉडल समझते हैं, हेरेट-डोमर मॉडल, सोलो मॉडल और एंडोजिनस मॉडल। अब ये तीनों को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेपरेटली पढ़ते हैं। यही मैंने लिखा कॉमन मिस्टेक,
तीनों को सेपरेटली पढ़ रहे हैं। अगर हेरेड-डोमर मॉडल का ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो की बात करो, सोलो के टेक्नोलॉजिकल एंड स्टेडी स्टेट की बात करो, ठीक है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, टेक्निकल प्रोग्रेस एंड स्टेडी स्टेट, एंड एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल में ह्यूमन कैपिटल आप ऐड कर लो। अब जब इन तीनों को मिलाओगे तो एक क्वेश्चन बनता है, उस टाइप से पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज है सोर्सेज ऑफ ग्रोथ, कौन सा मॉडल कहां से है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना चाहिए। फिर उन सारे मॉडल्स में कैपिटल का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, ये आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है। फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ है, मतलब हेरेड-डोमर कहता है नाइफ एज इक्विलिब्रियम, बट वहां तक पहुंचना डिफिकल्ट है, पहुंच भी जाओ तो मेंटेन करना डिफिकल्ट है, इसीलिए सस्टेनेबिलिटी देखते हैं। मतलब कोई भी इंसान इकोनॉमी को एक हद तक ले जाता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब चाहते हैं कि ग्रोथ सस्टेन्ड हो, इसीलिए सवाल पूछा जाता है। फिर पॉलिसी इंप्लीकेशन, अब हेरेड-डोमर मॉडल है, हेरेड-डोमर मॉडल आप पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है इट इज फॉर एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देन व्हाई इंडिया अडॉप्टेड इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये हो गया आपका पॉलिसी इंप्लीकेशन, मतलब जो मॉडल खुद कह रहा है कि वो एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए है, इंडिया जो अभी 4 साल पहले आजाद हुआ था 1951 में हेरेड-डोमर मॉडल अप्लाई कर दिया। इंडिया कौन सी एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था उस टाइम, आज भी नहीं है, बट क्यों अप्लाई किया, दैट्स पॉलिसी इंप्लीकेशन। क्यों किया, क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशो का कॉन्सेप्ट उन्होंने बोरो किया था और एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाया था, जिससे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर की ग्रोथ काफी अच्छी हुई थी। अब क्यों सिर्फ एग्रीकल्चर में किया था, क्योंकि 3/4 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन एट दैट टाइम वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इट वॉज क्लियर कट, लाइक चाइना ग्रू इट्स एग्रीकल्चर टिल 1970s, 20 साल 25 साल उनने सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस किया और सरप्लस बनाया। तो आप थ्योरी ऑफ सरप्लस अगर आप पढ़ोगे तो उसमें यही है, सरप्लस क्रिएट किया। फिर उन्होंने इकोनॉमी ओपन की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने दिया, टेक्नोलॉजी देखी, और फॉरेन टेक्नोलॉजी के बदले में उन्होंने चाइनीज का मार्केट एक्सेस दिया। पर हमने क्या किया 1970s 80s में, हमने मार्केट का एक्सेस ऐसे ही दे दिया 1991 के बाद। क्यों, अब ऐसा नहीं कि ये कांग्रेस और बीजेपी का था, नहीं, हमारी मजबूरी थी। 1991 में अगर हम मार्केट ओपन नहीं करते तो इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स के करीब थी, 15 दिन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे थे, तो हमारी मजबूरी थी। वहीं चाइना ने बाय चॉइस 1978 में डेंग शाओपिंग की लीडरशिप में ओपन डोर पॉलिसी लाया। ये डिफरेंस है, ये चीज यहां आपको पॉलिसी इंप्लीकेशन में समझानी है, ठीक है। सो एक्सप्लेनिंग हाउ ग्रोथ हैपेंस एंड व्हाई इट मे फेल, ये स्कोर करता है, मतलब इससे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, डायनामिक्स ओवर डेफिनेशंस। इन्फ्लेशन क्या एक प्रोसेस है, बच्चे इसको क्या समझते हैं, एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट है, नहीं, इन्फ्लेशन इज अ प्रोसेस नॉट अ टर्म। यूपीएससी क्या टेस्ट करता है, डिमांड वर्सेस सप्लाई शॉक्स। सप्लाई शॉक्स कोविड-19, उसके बाद ज्यादा लंबा चला कोविड-19 तो लोगों की इनकम गिर गई, जॉब छूट गई, जॉब लॉस हो गया, तो फिर वो डिमांड शॉक में भी कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सप्लाई साइड का प्रॉब्लम था, सब लॉकडाउन है तो सप्लाई चेन डिसरप्शन है। सेम इन्फ्लेशन ग्रोथ ट्रेड ऑफ, फिलिप्स कर्व अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेड ऑफ दिखाता है। वैसे ही आरबीआई इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में फंसा रहता है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ग्रोथ, दिस इज द ट्रेड ऑफ। फिर एक्सपेक्टेशंस की बात आती है, अडेप्टिव और रैशनल एक्सपेक्टेशन। रैशनल कंज्यूमर जो सारे डिसीजन सही लेता है, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर विल। नाउ पॉलिसी क्रेडिबिलिटी क्या होती है, मतलब आरबीआई ने कोई पॉलिसी रोल आउट की, लाइक अभी रिसेंटली ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए हैं आरबीआई ने जनवरी के महीने में, तो उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, उसका क्या ऑप्शन है, अगर ट्रेजरी बिल्स लॉन्च हो रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, कितना क्रेडिबल है, हाउ पीपल आर सीरियस अबाउट दिस। तो आईएसएलएम हो गया, एडीएएस हो गया, कब कौन सा कर्व फ्लैट होगा, कब किसके इंटरैक्शन से चीजें होगा, आईएसएलएम को बैलेंस ऑफ पेमेंट से जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सो इन्फ्लेशन परसिस्ट व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर अनएंकर्ड। सिंपल सी भाषा में समझाता हूं, इन्फ्लेशन अगर एंकर्ड है, मतलब आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि XYZ चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ठीक है। अब इसका मतलब एक्सपेक्टेशन जो इन्फ्लेशन की है वो एक प्रेडिक्टेबल वे में जा रही है, मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन इतना ही रहेगा आगे जाके,
तो इसका मतलब इन्फ्लेशन एंकर्ड है। अब जब इन्फ्लेशन अनएंकर्ड है तो इन्फ्लेशन रहेगा ही रहेगा, मतलब अनसर्टेनिटी है, 2 महीने बाद प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं। तो एडीएस डायग्राम हो गया, फिलिप्स कर्व हो गया, ये सब बनाने पर किसी भी डायग्राम को ब्लाइंडली नहीं बनाना, जब जरूरत है, जब उसका इंप्लीमेंटेशन है तब बनाना। मैक्रो मॉडल्स, करेक्ट यूज इन ऑप्शनल, ठीक है। मॉडल आर मीन्स नॉट आंसर्स, मतलब सिर्फ मॉडल लिख देना, उसकी 2 इक्वेशन लिख देना या ग्राफ बना देना आंसर नहीं है। आंसर क्या है मैं आपको बताता हूं। ISLM, ADAS, फिलिप्स कर्व, दीज आर कॉमनली यूज मॉडल्स, आपको हर जगह दिख जाएंगे, ठीक है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये मोंटेल फ्लेमिंग मॉडल से बना है। यूरो कंट्री, वन मॉनेटरी पॉलिसी फॉर होल यूरोपियन यूनियन फॉर्मुलेटेड बाय यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और फिस्कल पॉलिसी हर सरकार की अलग अलग होती है, तो कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता है। ग्रीस एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, स्पेन एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, वहीं जापान, वहीं जर्मनी एंड फ्रांस दोनों स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, तो दोनों में सेम मॉनेटरी पॉलिसी कैसे चल सकती है? तो दैट इज वाई यूरोजोन क्राइसिस आई थी, और पिग्स क्राइसिस भी बोलते हैं उसे। पोर्चुगल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस एंड स्पेन 2011। तो ये सारे मॉडल जब आप उससे कनेक्ट करते हो देन यू गेट मार्क्स। सो मॉडल्स आर मीन्स, बट यहां आपसे क्या मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं अजम्पशंस, वो मांग रहे हैं कि मॉडल से आप एक्सप्लेन करो आउटकम, हाईलाइट करो लिमिटेशंस। जैसे ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, न्यूज में चल रहा है, पर ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए। जिस दिन ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अटैक कर दिया उस दिन नेटो और यूरोपियन यूनियन दोनों ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे अमेरिका की तरफ से। तो ये हो गए हमारे रियल लाइफ आउटकम्स उसके। अब ऑब्वियसली जो मैंने आपको बोला वो एज इट इज नहीं लिखना है, बट यहां आपको समझना है कि आउटकम जरूरी है। अब यहां पर कुछ बच्चे फुल डेरिवेशन लिखने लग जाते हैं या डायग्राम बना देते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करते, वहीं फंसते हैं। तो कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट। जैसे फिलिप्स कर्व है, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, शॉर्ट रन में तो ट्रेड ऑफ है, लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व वर्टिकल क्यों हो जाता है? अब आपने क्या किया, अजम्पशंस लिख दिए, मॉडल लिख दिया और उसकी लिमिटेशंस बता दी कि लॉन्ग रन में क्यों वो वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। पर अगर आपने सिर्फ डायग्राम बना दिया और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो मॉडल सिंप्लीफाई रियलिटी टू गाइड पॉलिसी चॉइसेस, मतलब मॉडल सिंप्लीफाई करते हैं किसको? रियलिटी को, जिससे कि आप उसको और अच्छे से ब्रेक डाउन करके समझा सको। नाउ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, ऑप्शनल पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी इवैल्यूएशन इज द कोर, मतलब पहला है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। मैं अगर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक हूं, मैंने रेपो रेट कम किया, मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो गया। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया इसका मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई। अब वो मनी सप्लाई बढ़ने से क्रेडिट बढ़ गया, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और उससे आउटपुट बढ़ गया, है ना। इसका आप एक रिलेशनशिप चार्ट बना सकते हो। अब ट्रांसमिशन मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करता है? आरबीआई के रेट कम करते ही बैंक्स के फॉलो करने पे। अगर बैंक्स फॉलो नहीं कर रहे तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म फेलियर है। दूसरा है टाइम लैग, मतलब पॉलिसी इंप्लीमेंट, अनाउंस करना और इंप्लीमेंटेशन और उसका एग्जीक्यूशन होने में, ये सारे टाइम लैग्स होते हैं। ट्रेड ऑफ किसी एक चीज और दूसरी चीज में होता है, जैसे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये ट्रेड ऑफ हो गया आपका फिलिप्स कर्व का। फिर कॉन्टेक्स्ट की स्पेसिफिसिटी पूछी जाती है, क्लासिकल वर्सेस केनीशियन वर्सेस मॉनेटरिस्ट। तो क्लासिकल कहते थे लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, इकोनॉमी सेल्फ करेक्ट हो जाएगी। कीन्स का कहना था लॉन्ग रन तो बहुत दूर की बात है, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, अगर अभी इकोनॉमी ठीक नहीं की तो कीन्स फेवर्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, डिमांड रिवाइवल। कीन्स सेड वन मोर थिंग कि जो इनकम प्रेफरेंस होती है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस के हिसाब से होती है, मतलब मेरे क्या खर्चे रहेंगे, प्रिकॉशनरी एक्सपेंसेस है, ट्रांजैक्शनरी है या स्पेक्युलेटिव है। कीन्स सेड ऑल डिपेंड्स ऑन लिक्विडिटी प्रेफरेंस। फिर कीन्स को क्रिटिसाइज या चैलेंज करने के लिए मॉनेटरिस्ट आए कि सरकार में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर सरकार की पॉलिसीज में प्रॉब्लम है, इसीलिए इन्फ्लेशन रहता है। अब जो भी सरकार खर्च कर रही है उसका सेंट्रल बैंक मोनेटाइज कर देता है डेफिसिट, मतलब नोट छाप के वो डेफिसिट को वाइप आउट कर देते हैं।
इंडिया में भी होता था। तो नोट छापे सरकार ने और डेफिसिट गायब सरकार का, पर इकोनॉमी में तो मनी सप्लाई बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन विल ऑलवेज बी देयर। तो इसका मतलब आप जितना इन्वेस्ट करोगे, अगर रियल आउटपुट नहीं बढ़ रहा है तो ग्रोथ तो बढ़ेगी नहीं और इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। मॉनेटरिस्ट यहीं से बॉर्न हुए, मिल्टन फ्रीडमैन, शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और एना श्वार्ट्ज, ये सब लोगों ने जो बुक्स लिखी उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। अब जब मॉनेटरिस्ट का क्या कहना था कि हाँ लॉन्ग रन भी है, शॉर्ट रन भी है और इन्फ्लेशन हमेशा ही रहने वाला है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करो। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको चीजें समझनी है, समझानी है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रॉन्गर ड्यू टू लिक्विडिटी ड्यूरिंग लिक्विडिटी ट्रैप। मॉनेटरी पॉलिसी इज कंस्ट्रेन्ड ड्यूरिंग सप्लाई शॉक्स, क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे कर भी लो, स्टिल पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग बिकॉज सप्लाई इज अ प्रॉब्लम। कोविड-19 में पूरे इंटरेस्ट रेट क्रैश हो गए थे, लोग फिर भी लोन नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि भाई फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन का इशू था। तो मॉनेटरी पॉलिसी वाज कंस्ट्रेंड। जैसे आज की तारीख में भी हो रहा है, इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, इंटरेस्ट रेट कम कर करके, इन्फ्लेशन भी कम हो गया है। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यह है कि अभी भी क्रेडिट नहीं बढ़ रहा है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट को कनेक्ट करके देखो फिस्कल पॉलिसी से, तो भाई फिस्कल पॉलिसी है, अगर गवर्नमेंट ज्यादा इंटरवीन करेगी इकोनॉमी में तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट आ जाता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट सिंपल सा मतलब है, अगर 100 करोड़ रुपए अवेलेबल है पूरे देश में लोन लेने के लिए, पर सरकार आती है और कहती है 40 करोड़ मुझे दे दो, मुझे वंदे भारत या ब्रिज बनाने हैं, तो अब इसमें से जो 60 करोड़ बचे हैं वो कम बचते हैं, मतलब कम हो गया पूल। अब वो पूल प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत कम बचा, है ना। तो क्या होगा, जब पूल 100 करोड़ से 60 करोड़ हो गया तो फंड कम हो गया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई। लोन लेने के लिए हमको कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वो इंटरेस्ट है वो बढ़ गई, तो लोन की डिमांड कम हो गई। अब जब लोन की डिमांड कम हो गई मतलब क्रेडिट कम हो गया, तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो आउटपुट कम हो गया। इसी तरह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। क्राउडिंग इन इसका उल्टा है। क्राउडिंग इन, इंडिया में अभी हमने क्राउडिंग इन इफेक्ट ही देखा, मतलब जहां जहां सरकार इन्वेस्ट कर रही है प्राइवेट सेक्टर भी वहीं दौड़ा जा रहा है। सरकार बोल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे बना रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर सीमेंट बना रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट कंपनियां खोल रही हैं, है ना, ये सारी चीजें। तो पॉलिसी इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट। अब ये सबसे बड़ा सवाल, कैसे हम 20 नंबर का क्वेश्चन लिखें ऑप्शनल में, ठीक है। ऑप्शनल स्पेसिफिक आंसर, सबसे पहली चीज है कॉन्टेक्स्ट एंड अजम्पशंस। जब भी आप कोई भी सवाल देखो, जितने मैंने आपको एग्जांपल दिए, काफी सारे एग्जांपल दिए, कॉन्टेक्स्ट उसका एक्सप्लेन कर दो। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जैसे आज मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं कोई सी भी पुरानी पॉलिसी, पर उस समय जाके क्या वो पॉलिसी का डिसीजन सही था या गलत था, वो समझना इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। अजम्पशंस, जो भी लिमिटेशंस है मॉडल की, जैसे कैपिटल मोबिलिटी इंडिया में नहीं है तो वो अजम्पशन बनाना पड़ेगा या उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। रेलेवेंट मॉडल इंट्यूशन, मतलब जो भी मॉडल उस टाइम उस आंसर से रेलेवेंट है उसी को यूज करना। फिर उसका एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन देना, मतलब कनेक्शन के थ्रू एनालिसिस करना। तो आईएसएलएम कर्व का मॉनेटरिस्ट के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का करिए, या फिर एलएम कर्व फ्लैट होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या इफेक्ट होगा। फिर डायग्राम बनाया, तो अगर डायग्राम वही बनाना है जो वैल्यू ऐड करे आपके आंसर में, अननेसेसरी का डायग्राम नहीं फिट करना है। फिर पॉलिसी जो भी ली गई उसकी इम्प्लीकेशन, मतलब जो भी पॉलिसी आप सजेस्ट कर रहे हो वो अप्लाई कैसे होगी। बैलेंस्ड कंक्लूजन, तो पॉलिसी इम्प्लीकेशन मैंने 2 स्लाइड पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बैलेंस कंक्लूजन मतलब जो सवाल में पूछा जा रहा है वो लिखना है, ऐसा नहीं कि समरी लिख दी। उसमें पूछा जा रहा है डिसीजन लेना है तो आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जब आप सर्विसेज में जाएंगे तो आपको डिसीजन लेने होंगे, और डिसीजन कई बार अभी लेने होते हैं, तो आप यहाँ डिप्लोमेटिक आंसर और डिप्लोमेटिक कंक्लूजन नहीं दे सकते। तो 1 क्लीन डायग्राम, स्ट्रॉन्ग लॉजिक, 3 पेजेस ऑफ थ्योरी इज मोर देन 3 पेजेस ऑफ थ्योरी। तो एक क्लीन डायग्राम, एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक देना इज बेटर देन थ्योरी। अब हाउ टू राइट, कैसे लिखना है 20 मार्क ऑप्शनल का मैक्रो आंसर। अब इसमें जब भी मैं अपने स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज या किसी में गाइड करता हूँ, बैच में भी, तो मैं बताता हूँ 60+ आपको इस पर टारगेट करना है पेपर 1 में, क्योंकि चीजें सीधी सीधी हैं, एक बार कॉन्सेप्ट घुस गए तो वो चेंज नहीं होंगे। जैसे इन्फ्लेशन है, अब इन्फ्लेशन का डेटा चेंज होगा पर इन्फ्लेशन की डेफिनेशन थोड़ी ना चेंज होगी, इन्फ्लेशन के कारण भी चेंज नहीं होंगे।
तो इसीलिए एक बार माइंड में सेट हो गई चीजें तो क्लियर है। तो इसका सबसे पहला लॉजिकल सीक्वेंसिंग, मतलब जब आपका आंसर हो तो वो लॉजिकल हो, ऐसा नहीं हो कुछ की बात कहीं करी फिर कहीं और कर रहा है। फिर मॉडल बेस्ड रीजनिंग, मतलब अपने मन से नहीं बोलना है कुछ, अगर आप कोई रीजनिंग दे रहे हो तो उसमें मॉडल का रेफरेंस देना है, ठीक है। फिर है पॉलिसी रेलेवेंस, मतलब जो आप बोल रहे हो उसका रियल वर्ल्ड में रेलेवेंस होना चाहिए किसी ना किसी पॉलिसी के लिए। और लास्ट है क्रिस्प कंक्लूजन। जनरली क्या होता है ना, एब्रप्ट एंडिंग हो जाती है, मतलब वो एंडिंग इतनी ज्यादा एब्रप्ट होती है कि वो कंक्लूड नहीं कर पाते उसको, तो कंक्लूजन में जो पूछा जा रहा है वो हमको वहां पे क्लियर कट बताना है, ठीक है। सो इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल मैक्रो, क्लैरिटी बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी एवरी टाइम। तो जितना क्लियर आप होगे, इसलिए मैंने आपको बोला था PYQs का, आप सिलेबस को अलग देखो, उसके साथ PYQ देखो अटैच करके, और इसके लिए आप सीरियस हो अगर आंसर राइटिंग के लिए और यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं आपको एक आंसर राइटिंग की ई बुक दूंगा जिसमें इंट्रोडक्शन के 4 तरीके हैं, कैसे कैसे अलग अलग इंट्रोडक्शन लिखे जाते हैं। ये मेरा पिछले 10-12 साल से कॉपी इवैल्यूएशन जो मैंने किया है टेस्ट सीरीज का और इवन बैच में भी, उसका एक्सपीरियंस है। तो मैंने एक इन्फ्लेशन का क्वेश्चन लिया, उसके 4 इंट्रोडक्शन लिख के बताए हैं उसमें कि कैसे जेनरिक इंट्रोडक्शन होता है, कैसे स्टूडेंट रिटर्न होता है, कैसे एडवांस होता है और कैसे एक्सपर्ट लेवल इंट्रोडक्शन होता है जो यूपीएससी को चाहिए, जिससे कि आप इंप्रूव कर सको। उसमें मैंने 10-12 मिस्टेक्स भी बताई हैं जिसको अवॉइड करके आप आंसर राइटिंग में बेहतर हो सकते हो। एब्सोल्युटली फ्री है, नीचे सपोर्ट नंबर है, आप उस पर मांग लेना। उसमें और भी चीज़ें हैं, पिलर्स भी हैं, प्रिसीजन और कैसे आपको आंसर लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे पहले मैं माइक्रो कवर कर चुका हूँ और इकोनॉमिक्स ऑप्शन का बेसिक, तो ये तीसरा वीडियो है इस सीरीज में, 4 और वीडियो आने हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।